जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, प्रॉब्लम्स विद एनालॉग सिग्नल। जब प्रॉब्लम्स क्या आते हैं एनालॉग सिग्नल के साथ, एक तो ये है कि जिस तरह ही आपकी डिस्टेंस लिमिटेशन होती है, यानी इसके अंदर, यानी अगर आपका जो सिग्नल है बहुत ज़्यादा दूर आपने भेजना है, वो थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो इसके अंदर आपको रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं अपने सिग्नल की एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस जिस तरह ज़्यादा होता जाएगा आपकी वॉइस क्वालिटी एनालॉग के अंदर डाउन होती जाएगी। उस डाउन क्वालिटी को बचाने के लिए आप क्या करते हैं, रिपीटर्स लगाते हैं जो आपके सिग्नल को दोबारा से बूस्ट करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पे। तो एक तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम आता है। और वायरिंग रिक्वायरमेंट, जब इस तरह की वायरिंग हुई होती है, ये आप देख रहे हैं अक्सर आपने देखा होगा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरह के मुल्कों में अक्सर इस तरह की वायरिंग हुई होती हैं। और ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, उस टाइम होती भी इस तरह की थी, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। अब तो खैर नहीं है इस तरह की सिचुएशन, लेकिन उस टाइम प्रॉब्लम था वायरिंग रिक्वायरमेंट्स में। ये अक्सर क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल ओल्ड टेक्नोलॉजी है, उस टाइम प्रॉब्लम कुछ और थे। अब वो आइडेंटिफाई होके फिर उनकी कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई, तो बाद में वो चेंज हो गए। तो ये एक प्रॉब्लम इसके अंदर, अगर आप इस बुक्स में पढ़ें तो एक आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा। लेकिन आजकल के अगर आप सिनेरियो के अंदर देखें तो वायरिंग रिक्वायरमेंट को एक इतना बड़ा इशू नहीं है एनालॉग सिग्नल में। नेक्स्ट है जी हमारे पास कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। अच्छा, एनालॉग सिग्नल को आप डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, एनालॉग सिग्नलिंग फिर डिजिटल सिग्नलिंग आएगी, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स के अंदर, जब मैं टेलीकॉम में स्टडी कर रहा था, तो हमने कोर्स पढ़ा था डाटा कम्युनिकेशन का। डाटा कम्युनिकेशन भी उसे कहते हैं, डाटा कॉम भी कहते हैं। उसमें हमने एक बुक पढ़ी थी बिरोज़े फ्रोज़न की, बड़ा फेमस आथर है। जो लोग अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं किसी भी साइंस, उसमें कंप्यूटर साइंस में, या आप कह सकते हैं नेटवर्क्स में, टेलीकॉम में, इलेक्ट्रिकल में, कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो बिरोज़े फ्रोज़न से उसका बड़ा वास्ता पड़ता है, अक्सर पड़ जाता है। और बड़ी फेमस बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, बहुत ही ईजी लिखी हुई है, और अच्छा राइटर है, बहुत ज़बरदस्त। वहाँ से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। वो उस टाइम हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। अब वैसे मैं भी काफ़ी हद तक भूल गया हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने जब लेक्चर आप लोगों को देना था, तो बस मैंने इसको सिर्फ, क्योंकि मुझे सारी मुझे याद है अभी तक, तो मैं उन्हीं बेसिक्स पे आपको सिर्फ वो दे रहा हूँ। क्योंकि CCNA में अभी तो बेसिक्स ही मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता होंगे तो आप CCNP में वैसे कुछ अभी डिजिटल हम पढ़ेंगे तो वो आएगी CCNP वॉइस में, तो उस लेवल पे फिर आपको बहुत थोड़ी सी डेप्थ में जाना पड़ेगा। अभी सिर्फ आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल, जी हम डिस्कस करते हैं कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या फिनोमिना यूज़ होता है। इसके लिए सबसे मशहूर एक मेथड है जी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PCM मेथड। वो PCM मेथड एक रेसिपी है 4 स्टेप की, उसके ऊपर है जी, टेक मैनी सैम्पल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स के सैम्पल्स लें, और ठीक है, उन उनको फिर कैलकुलेट अ नंबर रिप्रेजेंटिंग ईच सैम्पल्स को कैलकुलेट करें, कन्वर्ट दी नंबर टू बाइनरी, और फिर एंड में जो है ऑप्शनल है हमारे पास, कंप्रेस कर दें सिग्नल को। देखते हैं जी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डिजिटाइजिंग वॉइस सैम्पल सिग्नल, यानी पहला स्टेप क्या है जी, सैम्पल द सिग्नल। ये आपके पास इस तरह का एक एनालॉग सिग्नल होता है। जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं सिग्नल्स के बारे में, उनको पता होगा कि एनालॉग सिग्नल की जो शक्ल है वो इस तरह की होती है, ठीक है। अच्छा, एनालॉग सिग्नल को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास, अगर हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन पढ़ते हैं, उसमें जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है कि हम उनको डिफरेंट सैम्पल्स में एक सिग्नल को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी। अब कितने सैंपल में डिवाइड करना है वो आपको बताता है जी निक्वेस्ट फार्मूला। निक्वेस्ट एक साइंसदान था जी, ये उसकी शक्ल है। वो क्या कहता है जी, इफ़ यू सैंपल एट ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यू कैन एक्यूरेट रिकंस्ट्रक्ट अ सिग्नल डिजिटली। कहता है अगर आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास कोई हो, जो भी, उसका डबल जो है ना, आप उसका सैंपल लें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का डबल लेके उसका सैंपल लें, उसको यानी सैंपल उतना सैंपल लें, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होगा,
ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में फिर आप जब एग्जांपल्स इसकी लेंगे तो आपको समझ आएगी। ऐसे आपके पास जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो उसको डबल करके आप उसको उतना सैंपल्स लें, यानी ठीक है, उतने सिग्नल को उतने सैंपल्स में डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद क्या करना है, ये देखें एनालॉग सिग्नल सैंपल्स, ये हमने सैंपल्स ले लिए उसके। अच्छा, ये थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बताई है कि ह्यूमन, क्योंकि ये जो है मैंने स्लाइड को बेसिकली 2-3 गूगल से सर्च करके और उनको मिक्स किया है, तो कॉमन फ्रीक्वेंसीज़ मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए डाली हैं कि फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन हो रही थी, तो ये कॉमन फ्रीक्वेंसीज हैं जो अक्सर इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं कि ह्यूमन एयर की फ्रीक्वेंसी क्या है 20 to 20 किलोहर्ट्ज़, ह्यूमन स्पीच की क्या है 200 to 9000 हर्ट्ज़, यानी 9 किलोहर्ट्ज़ भी इसको हम कहते हैं। टेलीफोन चैनल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 300 to 34K हर्ट्ज़। और इस तरह निक्वेस्ट का जो है वो इतनी, निक्वेस्ट थ्योरम जो है वो इतनी फ्रीक्वेंसी पे बेसिकली आपको रेफ़र करता है। तो ये आपको फ्रीक्वेंसीज पता होनी चाहिए। उसके बाद सैंपल के बाद स्टेप क्या है, क्वांटाइजेशन। आपने क्वांटाइजेशन करनी है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। अक्सर मुझे तो समझ नहीं आता था जब मैंने पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ी थी। तो इसमें होता क्या है, आपके पास जिस तरह ये सिग्नल होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो सिग्नल होता है आपके पास, ये जो सिग्नल होता है, ये असल में इसके साइड पे क्या चल रहे होते हैं, वोल्टेज। अब आपने सैंपल्स में डिवाइड कर लिया, अब आपने करना है क्वांटाइजेशन करनी है। क्वांटाइजेशन में वर्टिकली आप उसको क्या करते हो, डिवाइड करते हो। अब वर्टिकली कैसे डिवाइड करना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज चल रहे हैं, ये यहाँ पे 0 वोल्टेज है, यहाँ पे 1.5 वोल्टेज है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 वोल्टेज है और यहाँ पे 4 वोल्टेज है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी ये वोल्टेज की वैल्यूज़ चल रही हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक वैल्यू आएगी कोई भी, फिर यहाँ पे एक 1.5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब क्वांटाइजेशन का मकसद क्या है कि जो आपने सैंपल्स लिए उनको एक ख़ास वैल्यू बतानी है कि ये इस वैल्यू के गिर्द घूमते हैं। लेकिन इसमें एक ट्रिकी चीज़ है। इसमें ट्रिकी क्या चीज़ है, इसमें ये है कि आपने क्या करना है कि ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, आपने क्या करना है, आपने लेवल्स बनाने हैं। आपने कहना है जी ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है, ये 3 लेवल है, ये 4 लेवल है, यानी डिफरेंट लेवल्स आपने क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब आपने लेवल के हिसाब से कन्वर्टिंग करनी है, यानी आपने कहा जी फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी, ये मेरे पास एक था, ठीक है, ये 3 वोल्टेज था लेकिन लेवल 4 था। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पे 4 लेवल थे। अब 4 लेवल है मेरे पास, ठीक है, उनको मैंने कन्वर्ट करना है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मैंने कहा जी मेरे पास जो वोल्टेज 3 पे जो वैल्यू है वो है लेवल 4, ठीक है। अब लेवल 4 को मैंने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, जब 4 लेवल्स हों आपके पास तो 2 की पावर 2 4 लेवल्स बनते हैं। इसी तरह अगर 5, 6, 7, 8 हों तो 2 की पावर 3 8 लेवल, यानी अगर मैं 2 बिट्स लूँ तब मेरे पास 4 लेवल के कम्बिनेशंस पूरे हो सकते हैं। इसी तरह मैं अगर 3 बिट लूँ तो मेरे पास 5, 6, 7 और 8 लेवल्स के कम्बिनेशंस पूरे हो सकते हैं। अब मैंने कहा जी मेरा लेवल 4 है, ठीक है, तो मैं 2 बिट का कम्बिनेशन लूँगा। 2 बिट के कम्बिनेशन में क्या होगा, मेरे पास एक कम्बिनेशन ये हो सकता है, एक कम्बिनेशन ये हो सकता है, एक कम्बिनेशन ये, एक ये, ठीक है। ये मेरे पास 0 लेवल है, ये मेरे पास 1 लेवल है, ये मेरे पास 2 लेवल है, ये मेरे पास क्या है 3 लेवल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब देखें 3 लेवल पे, यानी ये लेवल है, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, यानी इसको हम 0 से बेसिकली स्टार्ट करते हैं। हमेशा ऐसे ही होता है लेवल्स को 0 से। अब मेरे पास
इस पे देखें, ये मेरे पास लेवल किस पे आ रहा है जी, 3 पे। मैं आपको अगेन थोड़ा सा इसको, ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाए, मैं आपको 1 मिनट, मुझे सिर्फ दोबारा से रिमूव करने दें ताकि आपको मज़ीद इसमें क्लियर हो जाए कि आपने कैसे। ये जी देखें मैंने रिमूव कर दिया है। अगेन मैंने जी इन कलर हम कर लेते हैं जी, ठीक है जी, और पेन चूज़ किया। अब देखें यहाँ पे आपके आए हुए होंगे, मैंने आपको बताया कि वोल्टेजेस, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी ये 0 वोल्टेज था, ये 1 वोल्टेज था, ये 0.5 कह लें, ठीक है, ये 1 वोल्टेज था, 1.5 था, और ये 2 वोल्टेज, ठीक है जी। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू डिफाइन होंगे। अब क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि वो वोल्टेज को नहीं देखता, वो देखता है कि लेवल्स को। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी एक आपने लेवल ये बना दिया, एक आपने ये बना दिया, एक आपने ये बना, इस तरह आपने लेवल्स बना दिए, आपने सिग्नल को वर्टिकली डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। अब इन लेवल्स में क्या होता है कि ये लेवल यानी ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है, ये 3 लेवल है, ये 4 लेवल है, 5 लेवल है, 6। इन लेवल्स की बुनियाद पे हम बाइनरी में शिफ्ट कर रहे होते हैं। इन लेवल्स की बुनियाद पे बाइनरी में कैसे शिफ्ट कर रहे होते हैं, अगर तो मेरे पास 1 या 2 लेवल्स हैं, ठीक है, तब तो मेरे पास बाइनरी की बिट आएगी 0 और 1, ठीक है। और अगर मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा जो है मेरे पास लेवल्स हैं, तो 2 की पावर 2 4 मेरे पास बाइनरी की बिट्स आएंगी, यानी 0 1 1 0 0 0 0 और 1 1, ये कम्बिनेशन आ सकते हैं। अगर मेरे पास लेवल्स, यानी अगर मेरे पास ये देखें, अगर 2 लेवल है सिर्फ, अगर इन 2 लेवल को मैंने शो करना है तो मेरे पास सिर्फ 2 बिट की ज़रूरत है। अगर मैंने 4 लेवल्स की वैल्यूज़ को शो करना है, 4 लेवल्स में मैंने डिवाइड किया, फिर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कितनी बिट आएंगी, 2 बिट्स आएंगी, ठीक है, जिनके कम्बिनेशन ये बनेंगे। इसी तरह मेरे पास अगर 8 लेवल्स हैं या 7 लेवल्स हैं तो कितने कम्बिनेशन आएंगे, कितनी बिट्स चाहिए होंगी मुझे, 2 की पावर 3, ठीक है, यानी 3 बिट्स चाहिए होंगी मुझे अपने शो करने के लिए। लेवल यानी ये देखें ना आप, यहाँ से लेवल से ये बिट आइडेंटिफाई हो रही है कि 1 बिट चाहिए, ये लेवल से कितनी बिट चाहिए, 2 बिट्स चाहिए। 8 लेवल्स हैं तो 3 बिट्स चाहिए कम्बिनेशंस को जाहिर करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 8 लेवल हैं, मैंने तीन जो बिट्स हैं वो ले ली, ठीक है, इनके कम्बिनेशंस आ गए 0 1 0 1 0, ठीक है, इसी तरह ये आ गया, फिर अच्छा 0 1 0 और उसके अलावा 1 0 0 1 0 1, ठीक है, ये कम्बिनेशन मैक्सिमम बन सकते हैं हमारे पास। तो ये कम्बिनेशन आपको याद होने चाहिए, 8 लेवल्स के कम्बिनेशंस। ये बाइनरी की आपको कन्वर्जन ज़रूर आनी चाहिए कम अज़ कम। ये कम्बिनेशंस होते हैं 8 कम्बिनेशन, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मेरे पास ये वैल्यू मैं लेता हूँ, ये थी जी 1.5 वोल्टेज, ठीक है, लेकिन ये लेवल कौन सा था, लेवल था जी मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 7, ठीक है। अब मैंने 7 के हिसाब से बिट लिखनी है कि 1 फॉर एग्जांपल 7 के हिसाब से 7 लेवल था तो 7 के हिसाब से ये बिट्स आएंगी मेरे पास। अब देखें ये वैल्यू आपके पास कन्वर्ट होगी इसके अंदर। इसी तरह अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज की वैल्यू थी 0.5, इसका लेवल था 3, ठीक है जी। तो इसकी जो भी बिट फॉर्म बनेगी वो ये
इस तरह की 2, ये इस तरह की, ठीक है। अब देखें वोल्टेज को मैंने बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये कन्वर्जन होती है बेसिकली। होता क्या है, दोबारा मैं आपको कहता हूँ, सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं, सैम्पल्स बना लेते हैं, ठीक है, आप सीधी लाइंस बना के, ठीक है, उनको सैम्पल्स बना लेते हैं। फिर क्या होता है आपके पास क्वांटाइजेशन के अंदर आप यानी इसको डिवाइड करते हैं, इसको दूसरे वर्टिकली आई थिंक इसको कहते हैं, तो इसको उस तरह आप डिवाइड करते हैं। लेकिन आप वोल्टेज के हिसाब से बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करते, आप लेवल्स के हिसाब से बाइनरी में, कितने लेवल्स में आपने डिवाइड किए, ठीक है, आप उसके हिसाब से करते हैं। आपने 10 लेवल्स में किया है तो 10 बिट्स के हिसाब के आपका कम्बिनेशन आ जाएंगे। आपने 5 लेवल्स में किया है, 6 में किया है, 7 में किया है, 8 में किया है, उसके हिसाब से आप बिट की कन्वर्जेंस के बिट्स लेंगे और उन बिट्स में आप उसको शो करेंगे, ठीक है। ये ऐसा मकसद होता है, क्योंकि अब ये जो बिट्स शो करी होती हैं ये 2 की पावर शो करी होती हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह ये शो कर रही होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे मतलब कि इसका यानी अगर ये अब 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, ये जो है ये 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट को, क्योंकि 2 की पावर जो है ये बेसिकली 1 है, ठीक है। अब ये 2 की पावर 2 जो है ये 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, इस तरह ये डिफरेंट उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये अब आप रिप्रेजेंटेशंस तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर देखिएगा कि कैसे बिट्स जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आप बिट्स को आप कैसे शो कर सकते हैं वो अब आपने खुद देखना है। मैंने आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं, एक सैम्पलिंग बताई है, एक आपको क्वांटाइजेशन बताइए। क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि लेवल्स बनते हैं, उन लेवल्स को आप बिट्स की फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है, और उन बिट्स को बेसिकली वोल्टेज को आप क्या कर रहे हैं, बिट्स की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। आप देखें ये मैंने आपको बताया कि ये आपके पास वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन लेवल ये है। अब इस लेवल की बेस पे आपने ये चेंज किया, लेकिन इसके अगेंस्ट वैल्यू ये आ गई। इस लेवल की बेस पे आपने चेंज ये किया, लेकिन इसके अगेंस्ट वैल्यू ये आ गई। तो आपका वोल्टेज सिग्नल क्या है, आपके पास बाइनरी की फॉर्म में चेंज हो गया, यानी बिट्स की फॉर्म में बेसिकली, ठीक है, बाइनरी की। और जो डिजिटल होता है वो सिर्फ 0 और 1 को कर रहा होता है। तो उसके बाद फिर आप वो जो है यानी अगर आपके पास कम्बिनेशन 0 0 1 है तो ऐसे बन जाएगा, इस तरह आगे जो सिग्नल होगा वैसे 0 की फॉर्म में, 1 की फॉर्म में, फिर वो कन्वर्जन होती है। बेसिकली ये ऐसे चेंज हो रहा होता है। थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, आपके स्कोप से थोड़ी सी बाहर है, लेकिन आप इसको ज़रूर देखिएगा। पल्स कोड मॉड्यूलेशन पहला जो प्रोसेस होता है सैम्पलिंग होती है, दूसरा क्वांटाइजेशन होता है। क्वांटाइजेशन में लेवल्स को कंसीडर किया जाता है, याद रखिएगा हमेशा, और उन लेवल्स की बेस पे आपके जो बिट्स हैं बेसिकली वो बनती हैं और वो बिट्स डिफाइन होती हैं, और उसके बाद फिर आपका सारी चीज़ होती है। ये देखेंगे कन्वर्टिंग द सिग्नल टू बाइनरी, ये उसने लेवल्स लिया और लेवल्स के बाद फिर क्या हुआ, ये इस तरह का कोई सिग्नल उसके पास, यानी ये आपके पास क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया बेसिकली 1 0 0 1 0 0, और इसको फिर वो आप शो कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास कंप्रेस्ड सिग्नल, आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसके लिए फिर डिफरेंट कोडेक्स यूज़ होते हैं, वो आज हमारा पर्पस नहीं है, वरना मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताता। हमारा नेक्स्ट लेक्चर कोडेक, नेक्स्ट नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी लेक्चर में हम कोडेक जब डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। मूविंग फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, वॉइस डिजिटाइजर यूज़ होता है, ये आपको शो किया गया। ईच नंबर रिप्रेजेंट अ साउंड दैट समवन मेड व्हाइल स्पीकिंग इन टेलीफोन हैंडसेट। वॉइस जो आपकी जो फ़ोन होता है हैंडसेट का, वो कर रहा होता है, आपकी वॉइस जो होती है वो एनालॉग सिग्नल होती है, उसके अंदर एक ट्रांसमीटर लगा होता है, वो वॉइस डिजिटाइजर होता है, यानी वो एनालॉग सिग्नल्स को क्या कर रहा होता है, एक ख़ास स्पेसिफिक नंबर्स में चेंज कर रहा होता है, और वो नंबर्स फिर क्या होते हैं, बिट्स में चेंज हो रहे होते हैं। डिजिटल सिग्नलिंग, मेरा ख्याल है आपको अभी तक की जो सारी की सारी कहानी है वो समझ आ गई होगी कि क्या है। मैं आपको एक दफ़ा छोटे से जल्दी से सिनेरियो में रिपीट कर देता हूँ कि एनालॉग सिग्नलिंग में हमने पढ़ा लूप स्टार्ट और डिजिटल स्टार्ट। लूप स्टार्ट का मैंने आपको बताया कि आपके नॉर्मल फ़ोन्स के साथ अक्सर लूप स्टार्ट यूज़ होती है, जो है उसके अलावा ग्राउंड स्टार्ट,
लूप स्टार्ट और ग्राउंड स्टार्ट मैंने बताया था। तो लूप स्टार्ट जो घर के फ़ोन होते हैं अक्सर उनके साथ यूज़ होती है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ग्लेयर का था। ग्राउंड स्टार्ट में ग्लेयर का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। PBX टू अक्सर सेंट्रल ऑफिस ग्राउंड स्टार्टिंग यूज़ होती है, इसमें एक एक साइड ग्राउंड कर दी जाती है, उसके बाद जिसने यूज़ करना होता है वो लूप क्रिएट करता है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपके पास सुपरवाइजरी सिग्नल्स बताए थे, उसमें ऑन हुक है, ऑफ हुक है, रिंगिंग है, और फिर एड्रेस सिग्नल्स में मैंने आपको बताया पल्स या DTMF दोनों टेक्निक में से एक टेक्निक यूज़ हो रही होती है। ठीक है। उसके बाद हमने कन्वर्जन देखी कि एनालॉग सिग्नल्स डिजिटल में कैसे कन्वर्ट होता है। उसके लिए पहला स्टेप सैम्पलिंग था। दूसरा आपने लेवल्स क्वांटाइजेशंस की, लेवल्स बनाए, लेवल्स की बुनियाद पे बाइनरी नंबर्स असाइन किए, और उन बाइनरी नंबर्स को क्या किया आपने बाद में डिजिटल में चेंज कर दिए, क्योंकि बाइनरी को डिजिटल में चेंज करना आसान होता है, उसमें सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में। 0 यानी अगर आपने कहा जी लो लेवल है और 1 क्या है हाई लेवल है, तो आप उसको उसकी फॉर्म में डिजिटल सिग्नल बना देते हैं। उसके बाद हमने जी डिजिटल सिग्नलिंग को देखते हैं। डिजिटल सिग्नलिंग क्या होती है? 2 मेथड्स ऑफ हैंडल सिग्नलिंग इन डिजिटल रिले। डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर 2 तरह की पॉपुलर सिग्नलिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं। एक होती है जी चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग और दूसरी होती है कॉमन चैनल सिग्नलिंग। अच्छा जी, चैनल एसोसिएटेड और कॉमन अच्छा, चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग को पहले हम देखते हैं कि क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि चैनल एसोसिएट सिग्नलिंग का मतलब है कि जो आपकी सिग्नलिंग है, ठीक है, वो क्या हुई है, पेन ले लेते हैं हम जी पहले। चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग, आपके पास जो सिग्नलिंग है वो हर चैनल के अंदर। अच्छा, डिजिटल का अभी फिनोमिना हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डिजिटल होता क्या है? डिजिटल में ये होता है कि आपके पास मल्टीपल लाइंस आपके पास एक ही केबल के अंदर आ रही होती हैं, मल्टीपल चैनल्स। वो भी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, 2 तरह की सिग्नल, एक चैनल एसोसिएटेड और कॉमन चैनल। चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग ये सिग्नलिंग होती है जिसमें कोई चैनल सिग्नलिंग के लिए यूज़ नहीं होता, यानी कोई सेपरेट चैनल सिग्नलिंग के लिए यूज़ नहीं होता, नो सेपरेट चैनल। ठीक है जी। और कॉमन चैनल सिग्नलिंग क्या होती है? जिसमें एक चैनल रख दिया जाता है, यानी मल्टीपल, जो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल कॉल्स जो हैं एक ही केबल पे आ रही होती हैं। एक चैनल, यानी वो मल्टीपल कॉल्स का मतलब कि हर कॉल को एक चैनल मिला हुआ होता है। एक चैनल का मतलब आप आसान अल्फाज में ये समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के मल्टीपल केबल्स हैं, वो एक बंडल हुई हैं, ठीक है, और एक केबल आपने असाइन कर दी कि वो सिर्फ यूज़ होगी किसके लिए? सिग्नलिंग के लिए। तो उस अगर वो एक केबल आपने रख दी है, उसको क्या कहते हैं? कॉमन चैनल सिग्नलिंग। और अगर आपने नहीं रखी है, आप चाहते हैं कि हर एक केबल के अंदर थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सिग्नलिंग की जाए, तो उसे कहते हैं चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग, यानी एसोसिएट हुई होती है हर चैनल के अंदर सिग्नलिंग। कॉमन चैनल के अंदर सिग्नलिंग का मतलब होता है कि कॉमन चैनल असाइन हुआ होता है। कॉमन चैनल सिग्नलिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल्स जो हैं वो ISDN जो है और SS7 सिग्नलिंग है। ISDN टेक्निक जो है वो भी कॉमन चैनल सिग्नलिंग को यूज़ करती है, जिसके अंदर हमारे पास E1 और T1 आते हैं। वो मैं भी आपको बताता हूँ, वो नेक्स्ट आगे बताऊँगा कि क्या होता है बेसिकली। पीसीज ऑफ PSTN क्या होते हैं जी? अगर हम PSTN के पीसेस करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? एनालॉग टेलीफोन होता है, ठीक है, वो लोकल लूप उसके साथ बना हुआ होता है सेंट्रल ऑफिस के साथ, यानी आपकी एक्सचेंज के साथ। एक्सचेंज टू एक्सचेंज आपके पास मिली होती हैं, वो ट्रंक लाइंस के थ्रू मिली होती हैं, उनके आपस में ट्रंकिंग हुई होती है। इस सारे का सारा फिनोमिना जल्दी जल्दी मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि ये आपके पास घर का फ़ोन है, फॉर एग्जांपल, ये आपकी जो नियरेस्ट एक्सचेंज होगी उसके साथ कनेक्ट हुआ होगा, फिर एक्सचेंज आपस में कनेक्ट्स होती हैं, वो फाइबर के थ्रू भी हो सकती हैं, और भी उनके मैकेनिज़्म हैं, उनके थ्रू भी हो सकती हैं। आजकल फाइबर बड़ी पॉपुलर है, उनके थ्रू वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी ये मेरा घर मुल्तान में है, तो मुल्तान के साथ क्या है जी, ये मेरी एक्सचेंज कनेक्ट है इसके साथ मेरा, और मैंने कॉल करनी है लाहौर के बंदे को। अब क्या हुआ कि मेरी कॉल जाएगी मुल्तान की एक्सचेंज पे, वो एक्सचेंज कनेक्ट है जी साहिवाल की एक्सचेंज के साथ, साहिवाल की एक्सचेंज कनेक्ट है जी किसके साथ? लाहौर की एक्सचेंज के साथ, और आपस में भी दोनों डायरेक्ट कनेक्ट हैं ये इस सिनेरियो में। लेकिन मैं कहता हूँ ये आपस में ये कनेक्शन नहीं है,
ठीक है, ये लाहौर की एक्सचेंज आ गई। अब लाहौर की एक्सचेंज मैं कॉल कर रहा हूँ एक बंदे को जो लाहौर में बैठा है, किस लाहौर की एक्सचेंज पे जिस तरह ही वो नंबर आया उसने देखा ये नंबर किसके साथ अटैच है, ट्रंक के साथ, यानी ये जो नंबर है ये किसके साथ अटैच है, प्राइवेट स्विच के साथ, यानी पीबीएक्स के साथ अटैच है। तो वो पीबीएक्स पे कॉल आएगी और पीबीएक्स उसके आगे डिजिटल टेलीफोन को कॉल मिलेगा। बेसिकली ये एक फिनोमिना होता है कि आपका फ़ोन, उसके बाद आपकी एक्सचेंज, फिर सेंट्रल ऑफिस की जो एक्सचेंज होती हैं उन पे कॉल्स जाती है, फिर वो जो जिस नंबर पे वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि लाहौर का नंबर है, लाहौर की एक्सचेंज पे फेंकता है, वहाँ की एक्सचेंज देखती है किस एरिए का नंबर है, उस एरिए पे कॉल जाती है, एरिए पे फिर वो देखते हैं, फिर वो यानी स्विचिंग हो रही होती है कि इस एरिए में ये कॉल किस नंबर को एलोकेट है, उस नंबर पे कॉल जाती है। और आगे अगर पीबीएक्स अटैच है तो पीबीएक्स फिर आगे देखता है कि ये किस फ़ोन के साथ अटैच है, बेसिकली उस फ़ोन पे उस कॉल को फेंक देता है। तो ये एक बेसिकली पीएसटीएन का एक जनरल ओवरव्यू है। कनेक्शन टू एंड बिटवीन पीएसटीएन, कनेक्शन कैसे होते हैं जी पीएसटीएन के दरमियान, या तो आप एनालॉग कनेक्शन ले सकते, ठीक है जी, ये आपका होम ऑफिस है, आपने कहा जी घर में, तो ये आप एक एनालॉग कनेक्शन ले लेते हैं, सिंपल एक लाइन। एक ऑप्शन है जी आपका मिड साइज़ ऑफिस है आपका, आप डिजिटल कनेक्शन ले लेते हैं। एक डिजिटल कनेक्शन का मतलब ये है कि एनालॉग कनेक्शन में एक टाइम पे एक ही बंदा कॉल कर रहा है, अगर एक लाइन आपने ली है। डिजिटल कनेक्शन में एक लाइन है, अगर वो लाइन T1 या E1 है, तो इफ़ E1 की मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी समझाया नहीं है मैंने आपको E1 क्या होती है, लेकिन मैं कहता हूँ E1 एक लाइन है मेरे पास, उसमें 30 कॉल्स एक टाइम पे जाती हैं, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं अगर आपके मिड साइज़ ऑफिस है, यानी आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉलिंग आपकी आ रही है और जा रही है, तो आप डिजिटल कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह स्मॉल ऑफिस में मल्टीपल एनालॉग कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो सिंपल एक एनालॉग कनेक्शन है, एक मल्टीपल एनालॉग कनेक्शन है कि आप काफ़ी सारे मल्टीपल ले लें। अगर आप फिर भी यानी 3 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, आप चाहते हैं 20 या 30 हों, उसके लिए आप फिर एक डिजिटल कनेक्शन ले लेते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा आप करते हैं तो मल्टीपल डिजिटल कनेक्शन भी आप ले सकते हैं। ये बेसिकली सिनेरियोज़ हैं जो आप क्या करते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। पीएसटीएन नंबरिंग प्लान, मैंने आपको वही बताया कि नंबरिंग प्लान कैसे होता है। ये मैं थोड़ा सा आपको यानी पीसीज ऑफ पीएसटीएन में आपको बताया था कि कैसे होता है कि पहले वो कॉल जब देखते हैं तो कंट्री कोड को देखते हैं, फिर पीएसटीएन नंबरिंग प्लान्स मैनेज अंडर आईटीयूटी स्टैंडर्ड, आईटीयूटी इसका स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से पहले कंट्री कोड होता है, फिर नेशनल डेस्टिनेशन कोड होती है और फिर सब्सक्राइबर नंबर होता है। और अगर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिकन नंबरिंग प्लान के लिए, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले कंट्री कोड, फिर एरिया कोड होता है, फिर सेंट्रल ऑफिस कोड यानी एक्सचेंज का जो कोड होता है, फिर स्टेशन कोड, फिर यानी स्टेशन का जो नंबर एलोकेट वो होता है, वो नंबर आता है। इस तरह बेसिकली जो आपका एक नंबर है जो आपको एलोकेट होता है, वो इस तरह बेसिकली एक कंप्लीट नंबर बनता है। पहले उसमें कंट्री कोड आता है, फिर एरिया, कंट्री कोड से मुराद ये है कि जैसे मैंने कॉल करनी है, मैं सऊदी अरेबिया में बैठा हूँ, पाकिस्तान कॉल करनी है, पहले मैं कंट्री कोड मिलाऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा अपने शहर का 061 कोड मिलाऊंगा, उस यानी वो मेरा एरिया कोड हो जाएगा। उसके बाद मुझे जो नंबर एलोकेट हुआ होगा उसमें मेरे पास एक एरिया कोड होगा कि 061 मुल्तान का है, लेकिन मुल्तान में किस एरिए का है, ठीक है। तो उस एरिए का बेसिकली जो होगा वो मेरा कोड होगा, और उसके बाद मेरे घर का नंबर होगा। तो इस तरह एक नंबर कंप्लीट बेसिकली प्लान किया जाता है पीएसटीएन नंबरिंग प्लान में। सिस्को वॉइस गेटवेज, सिस्को वॉइस गेटवेज दो तरह के गेटवेज होते हैं सिस्को में, एक एनालॉग वॉइस गेटवे होते हैं और दूसरा है जी डिजिटल वॉइस गेटवे। एनालॉग वॉइस गेटवे क्या होता है जी, 1 कॉल पर पोर्ट, मैंने आपको बताया कि एनालॉग लाइंस एक टाइम पे एक कॉल। डिजिटल वॉइस गेटवे में क्या होता है, मल्टीपल कॉल पर पोर्ट, मल्टीपल कॉल्स होती हैं एक ही पोर्ट के अंदर। कैसे होती हैं हम देखते हैं जी। एनालॉग वॉइस गेटवे, एनालॉग वॉइस गेटवे के अंदर क्या होता है, 3 तरह की पोर्ट्स हो सकती हैं। एक हो सकती हैं फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस, फॉरेन एक्सचेंज स्टेशन, अर्थ एंड मैग्नेटिक। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज स्टेशन क्या है, ये आपके पास एनालॉग वॉइस गेटवे यानी कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है या राउटर है आपके पास। अब इसके पास एक कार्ड होता है VIC, वॉइस इंटरफेस कार्ड, विक, ठीक है। ये FXO भी हो सकता है और FXS भी हो सकता है और कम्बिनेशन भी हो सकता है दोनों का, ठीक है जी। डिफरेंट तरह के कार्ड आते हैं। अब ये कार्ड लगा हुआ है इसके अंदर। अब
FXO और FXS में फ़र्क ये है कि जब FXS पोर्ट होगी ना, दोनों पोर्ट्स क्या होती हैं, ऐसे पोर्ट होती हैं, दोनों में RJ11 कनेक्टर लगता है, RJ11, ठीक है जी। अब दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो स्टेशन पोर्ट होगी वो सिर्फ क्या करेगी, इसके साथ जितने भी एनालॉग फ़ोन्स होंगे या एनालॉग डिवाइसेस जिसमें फैक्स मशीन है, स्टेशन, जितने स्टेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अटैच होंगी, जितने भी डिवाइसेस से रिलेटेड स्टेशन डिवाइस एनालॉग फ़ोन, ठीक है, वो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज स्टेशन पे अटैच होंगे। ऑफिस का मतलब ये है कि जो आपकी PSTN की लाइन आ रही होती है ना, ठीक है, वो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस यानी ऑफिस से कनेक्ट होती है। ओ से याद रखना है आपने, ऑफिस से, यानी PSTN ऑफिस से। वो पोर्ट जो PSTN ऑफिस से कनेक्ट कर रही हो आपको, वो फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस है। अर्थ एंड मैग्नेटिक जो होती है वो अक्सर PBX से अटैच करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। आजकल नॉर्मली ये नहीं यूज़ होती क्योंकि बहुत कम इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं कि आपके पास CME लगा हुआ, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस लगा हुआ, उसके साथ फिर एनालॉग PBX से आगे फर्दर डिवीजन हुई है, उसके लिए अगर यूज़ करते हैं तो अर्थ एंड मैग्नेटिक, इसे फिर डिफरेंट नेम्स भी हैं इसके, वो भी आप इसको देख सकते हैं। इधर जी फॉरेन एक्सचेंज स्टेशन क्या होता है, इसकी एग्जांपल वही मैंने आपको जो समझाई थी दी हुई है कि FXS पोर्ट पे क्या है आपके पास कि एनालॉग फ़ोन अटैच है, ठीक है जी। FXS पोर्ट, ये कार्ड होते हैं जी इसके अंदर लगे हुए होते हैं, और ये देखें ये एनालॉग फ़ोन, एनालॉग डिवाइस, फैक्स मशीन, ये सारी की सारी चीज़ें फॉरेन एक्सचेंज स्टेशन पे कनेक्ट होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस पोर्ट पे क्या होगा कि आपके पास सेंट्रल ऑफिस की लाइन यानी PSTN की लाइन कनेक्ट होगी, या PBX आपके पास अटैच हो सकता है, यानी ऑफिस, वो भी एक ऑफिस के तौर पे काम कर रहा होता है ना, तो वो आपके पास एक अटैच हो सकता है। तो ये FXO पोर्ट होगी, ये बेसिकली आपके पास CME, अगर आपकी PSTN लाइन अटैच है तो FXO पोर्ट, अगर आपके पास स्टेशन अटैच है तो FXS पोर्ट होगी। अर्थ एंड मैग्नेटिक मैंने आपको बताया दो ऑफिस के दरमियान यूज़ होती है, दो ऑफिस से मुराद ये है कि दो PBX के दरमियान, ठीक है, ये उसी को, और इसके अंदर चार बेसिकली 4 पेयर वायर्स यूज़ होती हैं। ये अगर इसकी डेप्थ में आप जाएंगे, इसको आपको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें एनालॉग कनेक्टिविटी की एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास FXO FSO और ये पोर्ट्स कैसे कैसे कनेक्ट होती हैं। FXS पोर्ट जो हैं ये आपके पास देखें, ये एनालॉग फ़ोन्स के साथ अटैच हैं। FXO किसके साथ अटैच हैं, PSTN के साथ अटैच हैं। ये स्विच के साथ जा रही है, इसके साथ IP फ़ोन्स अटैच हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई लिगेसी PBX सिस्टम यानी कोई और PBX सिस्टम अटैच है, उसके लिए आपको E&M एनालॉग पोर्ट अटैच करेंगे और उसके साथ कन्फिगर करेंगे तो आपके पास वो भी अटैच हो जाएगा। यानी ये दो अलग अलग बेसिकली ऑफिस बन गए। यानी एक ऑफिस ऐसा है कि जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट है और आप चाहते हैं कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कोई वेले काम नहीं करते, उनको आप IP की कनेक्टिविटी नहीं देना चाहते, आप डिजिटल की कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, या उनके पास पहले डिजिटल फ़ोन लगे हुए थे आप चेंज नहीं करना चाहते, आप उसी PBX को इसके साथ भी अटैच करना चाहते हैं, उस PBX को इसके साथ अटैच कर देंगे लिगेसी PBX सिस्टम को और इसके अंदर कन्फिगर कर देंगे, तो उसके लिए भी ये पर्पस यूज़ होती हैं। डिजिटल वॉइस गेटवे, डिजिटल वॉइस गेटवे में क्या होता है, डिजिटल कार्ड लगा हुआ होता है और डिजिटल कार्ड के अंदर दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एक होती है T1 और दूसरी होती है E1 पोर्ट, ठीक है जी। T1 और E1 में क्या फ़र्क है, T1 जो है बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड है और एक T1 के अंदर क्या होता है 24 चैनल्स होते हैं। यानी अगर मैं किसी भी PSTN जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में PSTN को कॉल करके कहता हूँ, यानी PTCL को कॉल करके कहता हूँ मुझे एक T1 लाइन चाहिए, और मुझे एक, वैसे पाकिस्तान में T1 नहीं होती E1 होती है, मैं भी आपको बताता हूँ E1 क्यों होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी T1 चाहिए मुझे, वो मुझे एक लाइन देंगे और उस लाइन के अंदर 24 अलग लॉजिकल चैनल्स होंगे, यानी 24 कॉल्स एक लाइन के अंदर मेरी जा सकती हैं, ठीक है। इसी तरह E1 के अंदर बेसिकली 32 चैनल्स होते हैं। कितने होते हैं, 32 चैनल्स। अब E1 पाकिस्तान में यूज़ होता है क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ अमेरिका में यूज़ होता है, बाकी यूरोपियन जो मालिक जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं उनके अंदर
E1 यूज़ होता है। अब T1 और E1 के जो सिग्नलिंग है, क्योंकि इसके अंदर सिग्नलिंग हो रही होती है, वो चैनल एसोसिएट भी हो सकती है और कॉमन चैनल भी हो सकती है। अगर चैनल एसोसिएटेड होगी तो कोई चैनल असाइन नहीं होगा सिग्नलिंग के लिए। कॉमन चैनल सिग्नलिंग होगी तो एक एक चैनल असाइन होगा सिग्नलिंग के लिए, बाकी पर्पस, बाकी वॉइस एंड डाटा के लिए बाकी चैनल्स यूज़ होंगे। ठीक है, इसको आल्सो कॉल्ड PRI भी कहते हैं। अच्छा, एक और स्टैंडर्ड यूज़ होता है ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। वो क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं, उसका डिजिटल से बड़ा ताल्लुक है। अच्छा, ISDN देखें क्या है। जब आप डिजिटल लाइन परचेज करते हैं ना, तो आप उनको बताते हैं कि आपने क्या करना है। एक तो आपने T1 या E1 लेनी है। अब वो पूछते हैं T1 E1 ISDN वाली है या सिंपल है। उसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर ISDN वाली होगी, यानी ISDN से वाली से मुराद है कि कॉमन चैनल सिग्नलिंग यूज़ कर रही है। यानी ये देखें ना, T1 और E1 मैंने बताया कॉमन चैनल सिग्नलिंग यूज़ कर रही है। अगर ये वाली है तो ये ISDN वाली है। अब ISDN में क्या है, बेसिकली ISDN एक स्टैंडर्ड है। वो आपको दो तरह के पैरामीटर्स देता है। ISDN के अंदर एक होता है जी BRI। जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि आपको BRI लाइन चाहिए, बेसिक रेट इंटरफेस। सेकंड होता है PRI। ठीक है, अब BRI और PRI में क्या फ़र्क है। BRI के अंदर क्या होता है, सिर्फ दो चैनल होते हैं प्लस एक सिग्नलिंग के लिए चैनल होता है। PRI के अंदर क्या होता है, T1 और E1 लाइंस होती हैं और सिग्नलिंग के लिए चैनल तो यूज़ होता ही है, क्योंकि ये कॉमन चैनल सिग्नलिंग को यूज़ कर रहा है, सिग्नलिंग चैनल। ठीक है, बेसिक यानी अगर आप फॉर एग्जांपल PSTN को कॉल करते हैं, PTCL को कॉल करते हैं, आप उसे कहते हैं मुझे BRI लाइन चाहिए, वो खुद समझ जाएगा कि आपको वो लाइन चाहिए जिसके अंदर सिर्फ दो कॉल्स एट अ टाइम हो सकें और एक चैनल सिग्नलिंग का यूज़ हो सके। टोटल 3 चैनल्स की एक ऐसी केबल आपको प्रोवाइड कर देगा जो आप अपनी ISDN पोर्ट के अंदर अटैच करेंगे, कन्फिगर करेंगे और आपका काम चल पड़ेगा। आप चाहते हैं नहीं, आपको 30 कॉल्स एट द सेम टाइम बाहर फेंकनी है, अपने इन्वायरमेंट के अंदर लेके आनी है, उसके लिए आपको चाहिए E1 लाइन। आप उसको कहेंगे मुझे E1 चाहिए लेकिन PRI चाहिए। PRI जब उसको बताएंगे तो उसका वो समझ जाएगा कि इसको कॉमन चैनल सिग्नलिंग चाहिए या ISDN लाइन चाहिए, क्योंकि PRI ISDN है बेसिकली। अगर सिंपल E1 चाहिए तो इसका मतलब उसको ISDN वाला स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, उसको सिंपल स्टैंडर्ड चाहिए। अगर ISDN के स्टैंडर्ड चाहिए तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपको PRI चाहिए। ठीक है, तो PRI जब चाहिए होगी तो D चैनल सिग्नलिंग के लिए यूज़ होगा, बाकी चैनल्स को B चैनल कहते हैं जो वॉइस एंड डाटा के लिए यूज़ होते हैं। जो सिग्नलिंग चैनल होता है उसको D चैनल कहते हैं। ठीक है जी, ये देखें इसके अंदर ISDN BRI में सिर्फ 2 चैनल होंगे और एक D चैनल सिग्नलिंग के लिए यूज़ होगा। अच्छा, ये एक और शो हुआ T1 PRI NFAC। ये होता है एसोसिएटेड चैनल सिग्नलिंग होती है बेसिकली, कि अगर आपके पास 2 T1 या E1 लाइंस हैं, उसमें क्या होता है कि आप चाहते हैं कि चैनल जो सिग्नलिंग के लिए सिर्फ एक ही चैनल रहे, दूसरी लाइन भी उसी के सिग्नलिंग चैनल को यूज़ करे। तो ये भी एक आप उनको इस तरह भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह T1 और E1 लाइंस ऑर्डर करनी है। या BI, अगर आप देखें BRI लाइन कहेंगे तो आपको समझ जाएगा कि ISDN लाइन चाहिए। अगर आप PRI लाइन कहेंगे तो समझ जाएगा ISDN लाइन चाहिए, कॉमन चैनल चाहिए सिग्नलिंग के लिए। अगर आप सिंपल E1 और T1 कहेंगे तो वो ISDN स्टैंडर्ड को कंसीडर नहीं करेगा और चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग वाली आपको E1 और T1 दे देगा। वॉइस गेटवे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट तरह के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे पास यूज़ होते हैं वॉइस नेटवर्क के अंदर, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। उसके अंदर हमारे पास H.323 है, MGCP है, SIP है, SCCP है। ये सब क्या हैं हम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं जी। हाँ जी फ्रेंड्स, ये जो स्लाइड है वॉइस गेटवे प्रोटोकॉल्स। अच्छा, इस स्लाइड में मैंने आपको बताता हूँ कि दो तरह की देखें सिग्नलिंग मैंने शो की हुई है। एक सिग्नलिंग वो है जो हमारे पास वॉइस गेटवे से पहले है, यानी वो वाली सिग्नलिंग जो हमारे वाइप नेटवर्क के अंदर यूज़ होगी उसे कहते हैं वाइप सिग्नलिंग। और दूसरी वो है जहाँ से हमारी ट्रंक लाइंस कन्फिगर हुई होंगी, ट्रंक लाइंस अटैच हुई होंगी, उसे कहेंगे टेलीफोनी सिग्नलिंग।
जो हमने पीछे जाती जो सारी की सारी सिग्नलिंग पड़ी थी, एनालॉग सिग्नलिंग, डिजिटल सिग्नलिंग, वो बेसिकली टेलीफोनी सिग्नलिंग उसको बेसिकली हम कहते हैं। एनालॉग जिसमें ट्रंक लाइंस होती हैं और डिजिटल ट्रंक लाइंस होती हैं, उसका ताल्लुक टेलीफोनी सिग्नलिंग से होगा और एनालॉग और डिजिटल होगा। क्योंकि उसमें एनालॉग में मैंने आपको बताया था एफ एक्स एस पोर्ट होगी, एफ एक्स ओ पोर्ट होगी, ई एंड एम होगी, और ये जो पोर्ट्स होती हैं बेसिकली ये एनालॉग सिग्नलिंग यूज़ करती हैं। इसी तरह डिजिटल पोर्ट्स जो हैं वो डिजिटल सिग्नलिंग को यूज़ करती हैं। तो ये वाली सिग्नलिंग का जो पार्ट है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। जो ये वाला पार्ट है ये अब हमने डिस्कस करना है। ये पार्ट है क्या, पहले इसको मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारे पास सिंगल नेट साइड थी एक, जो हम जितने भी हमने लैब्स की तो उनमें एक हमने सिंगल साइड का सिनेरियो पढ़ा था। उसमें स्विच लगा हुआ था, उसमें हमारे पास कॉल मैनेजर एक्सप्रेस था। इसमें कॉल मैनेजर एक्सप्रेस की बजाय सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर का एक पीबीएक्स लगा हुआ बेसिकली। ठीक है, अब इसके अंदर जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैसे फ़्लो कर रही होती है, एक फ़ोन जब दूसरे फ़ोन को कॉल करता है तो उसको कैसे पता चलता है कि उसने कॉल कैसे करनी है, कॉल राउट कैसे होनी है, वो सारी की सारी कंट्रोलिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो बेसिकली सिग्नलिंग का पार्ट आती है। और उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। उन प्रोटोकॉल्स में जो फेमस है H.323 है, मीडिया गेटवे कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे MGCP भी कहते हैं, वो है। उसके बाद H.323 रेस, रजिस्ट्रेशन एडमिशन स्टेटस इसे कहते हैं, ये बेसिकली यूज़ होता है। ये भी H.323 ही का प्रोटोकॉल का बेसिकली सब पार्ट है, और ये गेट कीपर कन्फिग्रेशंस के लिए यूज़ होता है। जो लोग गेट कीपर को नहीं जानते, क्योंकि वो अभी हमने इससे पहले इसका कोई जिक्र नहीं किया, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे देता हूँ। गेट कीपर जो होता है वो आपकी बैंडविड्थ कंट्रोल और डिफरेंट पैरामीटर्स को सेंट्रलाइज कंट्रोल करने के लिए होता है। बेसिकली बैंडविड्थ कंट्रोल करने के लिए होता है, वो हम अलग से लगाते हैं। और वो उसकी जो आपके पास एक आधी लैब भी है CCNP में, बहुत कम इन्वायरमेंट्स में यूज़ होता है, लेकिन एक लैब है उसकी CCNP में, इस वजह से उसका जिक्र मैंने आपसे यहाँ पे कर दिया है। उसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो H.323 RAS रजिस्ट्रेशन एडमिशन स्टेटस यूज़ होता है। जो तीसरा प्रोटोकॉल है वो है इस फोर्थ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम फोर्थ इसको डिस्कस कर रहे हैं, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है। और इसके अलावा एक प्रोटोकॉल है SCCP, सिस्को का अपना प्रोटोकॉल है, स्किनी क्लाइंट कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो भी सिग्नलिंग के लिए यूज़ होता है, जो स्लाइड में नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी अगली स्लाइड्स में उसका जिक्र आएगा। अच्छा, बेसिकली चार ही प्रोटोकॉल H.323, MGCP, SIP और SCCP। H.323 RAS बेसिकली पार्ट है H.323 का। तो इन चार प्रोटोकॉल्स में क्या डिफरेंस है, और CCNA लेवल तक आपको क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए जो आपसे पूछी जा सकती है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, कोई बंदा पूछ सकता है, क्या उसे पता हो आपने CCNA वॉइस किया है तो वो आपसे किन किन पैरामीटर्स के बारे में पूछ सकता है, इन प्रोटोकॉल के बारे में वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। ये प्रोटोकॉल बहुत मतलब कि इनके ऊपर आप हर प्रोटोकॉल के ऊपर एक एक दो दो तीन तीन चैप्टर्स हैं। अगर हम इन डेप्थ इनको पढ़ें, इन डेप्थ इनको वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। CCNP में थोड़ा सा इससे ज़्यादा एडवांस है, लेकिन इतना ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि ये सिर्फ हमें ट्रबल शूटिंग के टाइम हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने वैसे अपने कोर्स के, एक हमारा कोर्स होता था डिजिटल टेलीफोनी का, हमने कोर्स पढ़ा था, उसके अंदर ये सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें गेट कीपर भी उस टाइम। वैसे जब मैं अपने ग्रेजुएशन कर रहा था मुझे इन प्रोटोकॉल्स की समझ इतनी अच्छी नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे आइडिया ज़्यादा अच्छा हो गया जब मैंने प्रैक्टिकल वर्क में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होते देखे कि जब काम करता हुआ एक इन्वायरमेंट काम करता है तो उसके अंदर फिर जब ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है तो इन प्रोटोकॉल्स की अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। अभी CCNA लेवल तक सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये प्रोटोकॉल्स हैं क्या, इनका डिफरेंस बेसिकली क्या है, वो हम देखते हैं जी क्या है। ये देखिए जी, मैंने ये चार बेसिकली खुद मैंने इसको डिज़ाइन किया, इस स्लाइड को खुद मतलब कि लिखा है एक एक पॉइंट को। तो उसमें ये है कि चार प्रोटोकॉल्स मैंने लिखे हुए हैं, H.323 है, SIP है, MGCP है और SCCP है। इनका डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस ये है कि H.323 ITU-T एक स्टैंडर्ड होता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और फिर आगे मेरे ख्याल टेलीकम्युनिकेशन है। वो जो स्टैंडर्ड है वो ITU-T एक मतलब कि
कंपनी है जो ये स्टैंडर्ड देती है डिफरेंट किस्म के, तो H.323 उन्होंने डेवलप किया हुआ बेसिकली। सिप IETF का एक स्टैंडर्ड है। IETF है जी इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये IETF ने दिया था। और MGCP जो स्टैंडर्ड है वो IETF, वो भी IETF ने दिया था, जिसे MGCP को मीडिया गेटवे कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, सिप को सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल कहते हैं। SCCP स्किनी क्लाइंट कंट्रोल प्रोटोकॉल सिस्को स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ सिस्को की ही डिवाइसेस पर चलता है। दूसरा डिफरेंस क्या है जी, पेयर टू पेयर। अब देखें पहले दो H.323 और सिप ये पेयर टू पेयर है। पेयर टू पेयर का मतलब ये है कि ये जब कम्युनिकेशन करते हैं तो इनका जो आपस में बिहेवियर होता है, यानी अगर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से सिग्नलिंग कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है, आपस में, तो उनका जो फंक्शन होगा वो ये होगा कि वो डिवाइस एक अलग पेयर होगी, एक अलग प्रॉपर फंक्शन होगा, और एक जो सेकंड पेयर है वो अलग फंक्शन होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे दूँ, इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कि आप आपने कभी जैसे आप नॉर्मल कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि दो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो डॉक्टर्स, हर डॉक्टर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, हर डॉक्टर का अपना एक मैकेनिज्म है, लेकिन वो आपस में दोनों बात करते हैं, ठीक है, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए, एक ही हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए डॉक्टर ए जो है वो अपना ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर बी जो है वो अपना ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन दोनों आपस में बात भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो दोनों ही डॉक्टर हैं। तो वो जो H.323 है और जो सिप है, इसमें क्या होता है, जब दो डिवाइसेस होती हैं तो डिवाइस ए पूरा प्रॉपर फंक्शन कर रही होती है, अपना सेपरेट होती है, और डिवाइस बी सेपरेट होती है, लेकिन वो आपस में पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं। MGCP और सिस्को का जो SCCP है, उनका जो बिहेवियर होता है वर्क करने का, वो क्लाइंट सर्वर होता है। क्लाइंट सर्वर की एग्जांपल ऐसे ही है जैसे डॉक्टर के अंडर जो असिस्टेंट होता है ना, जो उसकी नर्स होती है बेसिकली, वो उसका ही हुक्म मान रही होती है, वो जो डॉक्टर कह रहा होता है, जो सर्वर बेसिकली कह रहा होता है, वो क्लाइंट उसकी बात मान रहा होता है। इसके अंदर जो बिहेवियर होता है कि डिवाइस एक ए जो है वो सर्वर अगर है, तो डिवाइस बी जो है वो क्लाइंट है फॉर एग्जांपल। तो क्लाइंट सारी की सारी इंस्ट्रक्शन किससे ले रहा होता है, अपने सर्वर से ले रहा होता है, यानी डॉक्टर सारी की सारी इंस्ट्रक्शन बेसिकली दे रहा होता है किसको, अपनी नर्स को, जो उसकी क्लाइंट बेसिकली उस सिनेरियो में बनती है। ये एक मैंने ऐसे एग्जांपल दी है सिर्फ समझाने के लिए, कोई वो एग्जांपल नहीं है मेरे, ऐसे ही मैंने अपने जहन से बनाई एग्जांपल और आपको दे दी है। तो अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, वरना फिर कोई और आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं डिफरेंट इंटरनेट पे, लेकिन आपको आइडिया समझ आना चाहिए बेसिकली। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट क्या है जी, ये H.323 और जो सिप है वो क्या होता है जी, अच्छा, और MGCP, ये तीनों यूज़ होते हैं यूज़ फॉर गेटवे। जब हमने गेटवे की जो है कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, गेटवे की एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, उसके लिए यूज़ होते हैं ये तीनों प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर है, इसने जब बेसिकली गेटवे को बेसिकली रजिस्टर करना है अपने अंदर, यानी क्योंकि जब कोई भी नंबर मिलाएगा तो वो कॉल जाएगी CUCM के पास, CUCM आगे फॉरवर्ड करेगा कहाँ पे जानी है, वो देखेगा कि किसी गेटवे के साथ, अगर मतलब कि बाहर के नंबर पे जानी है तो गेटवे के साथ है। अब गेटवे और CUCM के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही होगी, जो आपस में मैसेज ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, वो होंगे तीन प्रोटोकॉल्स के थ्रू, H.323, MGCP या सिप। तीनों में से कोई सा एक प्रोटोकॉल एक टाइम पे यूज़ होगा। जिस प्रोटोकॉल को आप CUCM सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के अंदर भी बताएंगे और वॉइस गेटवे भी बताएंगे कि आपने ये प्रोटोकॉल यूज़ करना है, वो उस प्रोटोकॉल की सिग्नलिंग मैसेजेस को यूज़ करेगा कम्युनिकेट करने के लिए। असल पर्पज़ क्या है, कॉल बाहर जानी है, उसका ताल्लुक प्रोटोकॉल, तीनों प्रोटोकॉल का काम यही होगा कि उसको कॉल को बाहर करेंगे, लेकिन तीनों प्रोटोकॉल जो मतलब कि आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, उसके डिफरेंट पैकेट्स जो एक्सचेंज करेंगे, वो डिफरेंट प्रोटोकॉल से कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल जिन लोगों ने राउटिंग पढ़ी हो उनको आइडिया होगा कि रिप भी बेसिकली राउटिंग करता है, OSPF भी राउटिंग कर रहा होता है, TEIGRP भी राउटिंग कर रहा होता है। असल पर्पस राउटिंग होता है कि आपके पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो इंटरनल बिहेवियर होता है
किसी के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, किसी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो इंटरनल जो मैसेजिंग या इंटरनल जो फिनोमिना होता है वो हर प्रोटोकॉल का अपना होता है। इसी तरह H.323 MGCP और SIP का भी अपना अपना फिनोमिना है। तो जो प्रोटोकॉल आप सिलेक्ट करेंगे उसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ एडवांटेजेस होंगे, लेकिन उनकी अपनी पैकेट फ्लोइंग भी अपनी की अपनी होगी। तो हमें जब भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी कॉल मैनेजर के अंदर, हमें कॉल मैनेजर में भी प्रोटोकॉल बताना पड़ेगा गेटवे का, और गेटवे को बताना पड़ेगा कि आपने ये प्रोटोकॉल यूज़ करना है, उसके हिसाब से आपने कम्युनिकेशन करनी है। नेक्स्ट है जी ईजी टू इम्प्लीमेंट है H.323। जब इम्प्लीमेंट करते हैं CUCM के अंदर और क्या नाम है वॉइस गेटवे के अंदर, दोनों के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन ईजी है। सिप की भी इम्प्लीमेंटेशन ईजी है। MGCP की इम्प्लीमेंटेशन अच्छा सॉरी, मैं जो थर्ड पॉइंट था इसमें मैंने बताया था कि ये तीनों गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं, और जो लास्ट वाला है वो यूज़ फॉर IP फ़ोन, सिर्फ IP फ़ोन्स के लिए यूज़ होगा। जब IP फ़ोन ने सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के साथ, ठीक है, सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के साथ जब उसने क्या करना होगा, IP फ़ोन ने कॉल करनी होगी, तो वो दो प्रोटोकॉल यूज़ करेगा। एक तो SCCP को यूज़ करेगा और दूसरा SIP में भी लिखा हुआ IP फ़ोन। तो यानी अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ कि ये जब इससे आप कम्युनिकेट करेगा तो ये सिर्फ दो प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, या SCCP करेगा या SIP करेगा। ये जब इससे कम्युनिकेट करेगा तो ये H.323 MGCP और SIP तीनों प्रोटोकॉल्स में से कोई सा प्रोटोकॉल भी यूज़ कर सकता है। इसके दरमियान दो, इसके दरमियान तीन प्रोटोकॉल में से कोई सा भी यूज़ हो सकता है। ठीक है जी, इजी टू इम्प्लीमेंट है H.323। सिप भी इजी टू इम्प्लीमेंट है। ये जो आप इम्प्लीमेंट करने का आपको टेक्निक्स पता होंगी तो आपको पता चलेगा कैसे इजी टू इम्प्लीमेंट है। अभी सिर्फ आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इजी टू इम्प्लीमेंट है। जब आप CCNP वॉइस पढ़ेंगे उसके अंदर इनकी इम्प्लीमेंटेशन आती है, आपको ऐड करने पड़ते हैं गेटवेज, आपको कॉल मैनेजर को बताने पड़ते हैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है। उस वक्त आपको इनकी इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया होगा कौन सा इजी टू इम्प्लीमेंट है और कौन सा डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। जैसे कि MGCP डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसी तरह SCCP इजी टू इम्प्लीमेंट है, इसका कोई इतना कोई हार्ड रूल नहीं है। अच्छा, H.323 डिफ़िकल्ट ट्रबल शूट है। इसकी जो ट्रबल शूटिंग होती है इसके, क्योंकि ये जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हो तो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। जबकि सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल जो है इजी टू ट्रबल शूट है। उसकी रीज़न ये है कि ये सेम लाइक HTTP के पैकेट्स की तरह होता है कि ओके का मैसेज आ रहा है, अब बाय का मैसेज आ रहा है, आसान मैसेज जो हर बंदे को समझना आसान होते हैं, ये वो यूज़ कर रहा होता है, उन पैकेट्स को यूज़ कर रहा होता है। MGCP भी इजी टी शूट है एज़ कम्पेयर टू H.323 के, क्योंकि ये भी टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस को ही यूज़ करता है। SCCP के क्योंकि गेटवे के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन इसकी भी ट्रबल शूटिंग मुश्किल नहीं है इतनी जितनी H.323 की है। लेकिन SCCP की जो है जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है वो सिप और MGCP की तरह बिल्कुल आसान नहीं होती, लेकिन एज़ कम्पेयर टू H.323 ईजी होती है। ये बेसिकली जो डिफरेंस था इन प्रोटोकॉल्स का, ये आपको पता होना चाहिए कि गेटवे के दरमियान कौन से यूज़ होते हैं, कॉल मैनेजर और गेटवे के दरमियान, और फ़ोन और क्या नाम है कॉल मैनेजर के दरमियान कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। इस सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के 5 लेक्चर्स हैं हमारे पास, एंड में लास्ट 5 लेक्चर्स हमारे इसी के हैं। उस टाइम मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको गेटवे में से कोई सी एक प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊं, अगर हमें बस टाइम मिला, अगर उस हिसाब से हम देखेंगे कि अपना हमारी क्या प्लानिंग बनती है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम हम इम्प्लीमेंटेशन का सिनेरियो जब आएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि किसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों ईजी थी और किसकी क्यों मुश्किल थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये देखें कॉल मैनेजर एक्सप्रेस और फ़ोन के दरमियान जो प्रोटोकॉल, क्योंकि कॉल मैनेजर और कॉल मैनेजर एक्सप्रेस दोनों में से कोई से भी आप नेम यहाँ पे रख सकते हैं, उनके दरमियान जो प्रोटोकॉल होगा वो होगा SCCP और SIP। इन दोनों में से कोई सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा इस कम्युनिकेशन के दरमियान। सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर परफॉर्म्स कॉल सेटअप यूजिंग सिग्नलिंग प्रोटोकॉल, और वो दो प्रोटोकॉल हो सकते हैं, SCCP के थ्रू भी रजिस्टर हो सकता है और ये SIP प्रोटोकॉल के थ्रू भी गेटवे में रजिस्टर हो सकता है। यानी IP फ़ोन जब भी रजिस्टर होगा कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर दो प्रोटोकॉल में से एक प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए होगा, ठीक है।
सिस्को का बाय डिफ़ॉल्ट SCCP है सिप के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट सिप को नहीं यूज़ करता है, SCCP को करता है। SCCP की बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 2000 होती है और सिप की 5060 होती है। ऐसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया। अच्छा, जब एक दफ़ा ये कम्युनिकेट करता है, यानी आपने कोई नंबर डायल किया, जिस तरह आपने 1 डायल किया, वो आपका 1 का मैसेज जाएगा कॉल में जेक्स के पास कि उसने 1 डायल किया, फिर आप 2 करो, फिर आप कहोगे 1 करोगे, और यानी आपका वो नंबर है 1210। तो आप एक एक नंबर जिस तरह डायल करोगे उसके पास इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी। जिस तरह आपके डिजिट्स पूरे होंगे उसकी बेस पे वो आपकी अपनी सिग्नलिंग करते हुए आपकी कम्युनिकेशन जो है फॉरवर्ड कर देगा दूसरे फ़ोन पे। जिस तरह ही दूसरा फ़ोन उठाएगा कॉल और आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी, तब SCCP और सिप का काम ख़त्म हो जाएगा। तब आपके और फ़ोन के दरमियान एक पाथ क्रिएट हो जाएगा मीडिया एक्सचेंज का, और उस टाइम जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा वो RTP होगा। RTP रियल टाइम प्रोटोकॉल होगा, जो कनेक्शन के दरमियान यूज़ होगा वॉइस और आपकी वीडियो को, अगर वीडियो चल रही होगी उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स मीडिया एक्सचेंज के लिए यूज़ होते हैं उसे कहते हैं RTP रियल टाइम प्रोटोकॉल। अगर कॉल के टाइम आपकी कनेक्टिविटी कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के साथ ख़त्म भी हो गई है तो आपकी कॉल कनेक्ट रहेगी, क्योंकि आपका जो RTP की प्रोटोकॉल है वो अपनी कम्युनिकेशन को जारी रखेगा। क्योंकि अब आपका जो लिंक था कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के साथ वो सिर्फ इतना था कि उसने कॉल मिला के दी, बाकी आपका RTP का सेशन बन जाएगा IP टू IP के दरमियान, उसका कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के दरमियान ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। मीडिया एक्सचेंज अकर्स डायरेक्टली बिटवीन एंड पॉइंट्स यूजिंग RTP। ठीक है, RTP का आपका सेशन बन जाएगा। वॉइस एंड वीडियो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अच्छा, वॉइस एंड वीडियो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ये हैं कि वो वाले प्रोटोकॉल जो वॉइस एंड वीडियो को लेके जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे डेटा नेटवर्क्स में आपके जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो राउटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, यानी वो सेम लाइक एज सिग्नलिंग प्रोटोकॉल की तरह काम कर रहे होते हैं कि कौन से पैकेट ने किधर जाना है, कौन से ने किधर जाना है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहे होते हैं उन्हें कहते हैं राउटेड प्रोटोकॉल, वो होते हैं IP या IPX। इसी तरह इसके अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन आपके वॉइस एंड वीडियो को ट्रांसपोर्ट लेके, यानी उसको लेके जा रहे होते हैं, वो होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। और उनमें सबसे पॉपुलर RTP है, रियल टाइम प्रोटोकॉल, और दूसरा है रियल टाइम कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टी मीडिया ट्रैफिक एक लफ्ज़ यूज़ होता है। मल्टी मीडिया ट्रैफिक वो ट्रैफिक होती है जिसमें वॉइस एंड वीडियो आते हैं। ठीक है, अब वो दो तरह की ट्रैफिक हो सकती है, रियल टाइम मल्टीमीडिया भी हो सकती है और नॉन रियल टाइम भी। नॉन रियल टाइम की एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जैसे आप यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड करके उसको बाद में देखें, ठीक है, वो आपकी नॉन रियल टाइम मल्टीमीडिया ट्रैफिक। मल्टीमीडिया तो होगी, वॉइस एंड वीडियो तो उसमें होगा, लेकिन वो नॉन रियल टाइम होगी। और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग देखें, लाइव मैच देखें, वो आपकी रियल टाइम जो है मल्टीमीडिया ट्रैफिक होगी। यानी रियल टाइम आप जो है आपका मैच आ रहा है, आपकी ट्रैफिक आप देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे तो वीडियो देख रहे हैं, और उसके अलावा आप कोई फिल्म देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं रियल टाइम पे, तो वो आपकी जो होगी रियल टाइम मल्टीमीडिया ट्रैफिक होगी। रियल टाइम मल्टीमीडिया ट्रैफिक के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो भी RTP होता है, रियल टाइम प्रोटोकॉल। यानी जो रियल टाइम आपको सारी की सारी डिटेल बता रहा हो, उस वो प्रोटोकॉल वो रियल टाइम प्रोटोकॉल होगा। अच्छा, रियल टाइम प्रोटोकॉल बेसिकली कर क्या रहा होता है, ऐसे क्या चीज़ कर रहा होता है? ये बेसिकली सिंक्रोनाइज़ कर रहा होता है पैकेट्स को, क्योंकि रियल टाइम पे सिंक्रोनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक पैकेट अगर पहले जा रहा है तो उसको सिंक्रोनाइज सही होना चाहिए, ये ना हो कि बाद में मिले, ठीक है, उसमें डिले आ जाए पैकेट में, तो वो डिले आ जाए या बाद में मिले, या सिंक्रोनाइजेशन उसकी सही ना हुई हो, मल्टीप्लेक्सिंग उसकी ना हुई हो सही, तो वो सारे के सारे तो आपकी जो वीडियो होगी आपको सही समझ, यानी आपको लाइव स्ट्रीमिंग आपको समझ नहीं आ रही होगी। समझ से मुराद ये है कि जब आप कभी मैच देख रहे होते हैं, अक्सर सर्टन टाइम एकदम सिग्नल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, आपका RTP का जो सेशन होता है वो सही काम नहीं कर रहा होता। वो जो पैकेट्स, यानी मैच अगर आपका UK ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है क्रिकेट का मैच, तो वो आपको जब आप TV पे देख रहे होते हैं, सम टाइम ये होता है एकदम आपकी स्क्रीन हिलना शुरू हो जाती है, या सम टाइम 2 मिनट के लिए लिखा हुआ आ जाता है सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। उस टाइम पे RTP का सेशन सही काम नहीं कर रहा होता, तो वो सही सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा होता, वो आपका जो डिले आ रहा होता है
वो यानी जो मैच हो रहा होता है वो आपके उसी टाइम पे आपको नज़र नहीं आ रहा होता, थोड़ा सा सम टाइम ये होता है कि आपका वॉइस जो है वो लेट आ रही होती है और मैच जो है वो आगे चल रहा होता है, या ड्रामा आगे चल रहा होता है। अगर ड्रामे की बात करें तो ड्रामा तो रिकॉर्डेड होता है, कोई और लाइव इन्वायरमेंट की आप एग्जांपल ले सकते हैं। कोई मूवी अगर है लाइव तो वो ये कि मूवी आगे चल रही होती है लेकिन आपकी आवाज़ जो है वो पीछे आ रही होती है। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं इनको ख़त्म करने के लिए, इनको संभालने के लिए बेसिकली रियल टाइम प्रोटोकॉल यूज़ होता है, RTP। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है सिंक्रोनाइजेशन होता है, जिटर को ख़त्म करता है, मल्टीप्लेक्सर के तौर पे काम यूज़ होता है, ट्रांसलेशन ऑफ वीडियो स्ट्रीमिंग करता है बेसिकली एक कोडेक से दूसरे कोडेक में। तो ये बेसिकली इसका प्रोटोकॉल का पर्पस होता है। जो RTCP है, रियल टाइम कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो क्या होता है कि RTP जब चल रहा होता है तो उसके साथ RTCP भी चला देते हैं। वो कंट्रोलिंग करता है बेसिकली किसकी, RTP की। कैसे कंट्रोलिंग करता है, जैसे RTP तो सिर्फ आपको सिंक्रोनाइजेशन दे रहा है, जिटर की से बचा रहा है, लेकिन एंड टू एंड मोनिटरिंग नहीं दे रहा आपको। RTP मोनिटर नहीं कर रहा होगा कि एंड टू एंड आपकी पैकेट जा रहा है या नहीं जा रहा। उसको कंट्रोल करने के लिए RTP को RTCP रियल टाइम कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड टू एंड मॉनिटरिंग दे रहा होगा, डाटा डिलीवरी इंश्योरेंस दे रहा होगा, डाटा आपका सही पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, क्वालिटी ऑफ सर्विस के पैरामीटर्स जितने भी हैं, ठीक है, कि कौन सी वॉइस की ट्रैफिक को पहले भेजना है या वीडियो को भेजना है, कौन सी सेंसिटिव ट्रैफिक है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी RTP रियल टाइम कंट्रोल प्रोटोकॉल ही हैंडल कर रहा होगा। ठीक है, ये एक मैंने स्लाइड इसलिए इंटर की है, इसमें ये देखें कि जो आपका पहले ऊपर जो है ये आपका वॉइस सैंपल है, इसके साथ RTP का हेडर लगता है। ठीक है, RTP का हेडर 12 बाइट का RTP का हेडर लगता है जो रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यानी उसको बता रहा होता है कि उसने कैसे सारी की सारी कम्युनिकेशन को फॉलो करना है। फिर UDP का प्रोटोकॉल होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, क्योंकि ये जो होती है RTP जो होता है एप्लीकेशन लेयर पे, कई लोग कहते हैं, कई ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी इसको कह देते हैं। एप्लीकेशन पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ RTP लगता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे UDP होगा या TCP होगा। जो मल्टीमीडिया जितनी भी ट्रैफिक होती है वॉइस एंड वीडियो, इसके लिए UDP प्रेफर किया जाता है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका नेटवर्क लेयर पे IP का हेडर लगेगा और फिर आपका जो पैकेट होगा वो सेंड होगा। ये एक पैकेट स्ट्रक्चर होता है जो ये जो आपको फर्स्ट में ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है। यही चीज़ सेम नीचे है, सिर्फ उसने उसको मैंने ये दो बेसिकली डिफरेंट उनको इसलिए यहाँ पे एंटर किया कि ये थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे RTP पेलोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूमरस पेलोड, कोडेक्स, ट्रांजिट, ये चीज़ें होती हैं। RTP हेडर में क्या चीज़ होती है, जो चीज़ समझें, RTP पेलोड टाइप होती है, सीक्वेंस नंबर, ये देखें सीक्वेंस नंबर यहाँ पे यूज़ होता है कि कौन सा पैकेट जा रहा है। अब वहाँ पे भी जाके वो यानी अगर पहला पैकेट है तो पहला वहाँ पे सीक्वेंस अगर आप देंगे तो आपको जब ट्रांसमिट और रिसीवर को सीक्वेंस का पता होगा तो वो एग्जैक्ट सही रियल टाइमिंग आपको दिखा रहा होगा। इसी तरह टाइम स्टैम्प्स लगा देंगे कि इस टाइम पे निकल रहा है पैकेट और इस टाइम पे उसको पहुंचना चाहिए। तो ये बेसिकली RTP हेडर का काम है। UTP हेडर का जैसे सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट देता है, आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, डाटा लेंथ देता है, चेकसम देता है, ये CCNA का चीज़ें हैं, UDP हेडर और IP हेडर। इसीलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं एग्ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने CCNA किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो IP हेडर, UDP हेडर, RTP हेडर को आप इंटरनेट से लाजमी देखिएगा। IP हेडर में टाइप ऑफ सोर्स, टाइम टू लिव होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस होता है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है, ये चीज़ें होती हैं। नेटवर्क लेयर पे ऐड होता है UDP हेडर, हेडर जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऐड होता है। और RTP हेडर को कई लोग ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल कह देते हैं, कई इसको एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल कह देते हैं। डिफरेंट इसके बारे में वो है, दोनों में मतलब ये शुरू में यूज़ हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, इसका जो हेडर होता है वो 12 बाइट का होता है, UDP का 8 बाइट का, और जो होता है आपका IP का हेडर वो 20 बाइट का, 40 बाइट का ये हेडर बनता है। क्योंकि इस हेडर को भी कंप्रेस करने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, कंप्रेस रियल टाइम प्रोटोकॉल, जो क्या कर रहा होता है RTP के पूरे पैकेट के जो हेडर्स होते हैं उनको कंप्रेस कर रहा होता है, 40 बाइट को 2 to 4 बाइट में चेंज कर देता है। तो वो भी अगर आप कंप्रेस RTP भी अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए वो हेडर को, RTP के हेडर्स जो 40 बाइट का बेसिकली RTP टोटल तो 12 बाइट है, लेकिन ये टोटल बन जाता है 40 बाइट।
तो अगर ये हम पूरे की बात करें तो अगर RTP पूरा पैकेट है, ये इसको हम पूरा RTP पैकेट कह देते हैं, तो इस पूरे जो हेडर्स होते हैं इनको कंप्रेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, कंप्रेस्ड RTP। चलें जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास थैंक यू की स्लाइड। उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी थ्योरीज हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे इतने क्वेश्चंस हैं कि अभी तक कुछ क्वेश्चंस मुझे भी क्लियर नहीं होते। तो थ्योरी में इंसान के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जहन में आते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में हैं वो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, स्काइप पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर मेरी अवेलेबिलिटी ना भी आपको मिले तो आप गूगल से सर्च करके उनको देखें, उनको पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो लेक्चर है जो अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। इस लेक्चर को आपको अंडरस्टैंड करना आपके लिए लाजमी है। आप इसको लाजमी एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा इसको कम से कम आप इस लेक्चर को देखें, ताकि आपकी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो। तो जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी आपको काम करने का ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसका एक बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको इन चीज़ों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप अवाया, पैनासोनिक किसी भी वॉइस सेटअप के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक्स अच्छी होंगी। इसीलिए मैं हमेशा बेसिक्स पे जोर देता हूँ। तो आपने लाजमी देखना है इसको और फिर मुझे बताना है। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फेसबुक पे, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, आपके जो सजेशंस होती हैं उसको भी पढ़ता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग कमेंट्स देते हैं, तारीफ़ भी करते हैं। तारीफ़ किसको बुरी नहीं लगती, तो मुझे भी अच्छी लगती है। तो आप लोग हौसला अफजाई मेरी करते रहा करें। उम्मीद है आने वाले लेक्चर्स में आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें बताऊं और ज़्यादा आसान तरीके से बताऊं ताकि आपको समझ आए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।